Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all fine. Hope you remember yesterday we started International Accounting Standards and we discussed two standards, IS 8 and IS 10. तो इन दोनों स्टैंडर्ड्स में कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आई हो, प्लीज़ वो क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछें। आपके पास व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, उस पर भी आप पूछ सकते हैं लेटर ऑन। तो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे द नेक्स्ट वन, दिस इज IAS 36. IAS 36. This is impairment of non-current assets. Impairment of non-current assets. So first of all, impairment की definition है what is meant by impairment. तो आप देख सकते हैं written here sudden reduction in the value of non-current asset due to market changes. For example, हम कोई भी एक मशीन बाय करते हैं, few years जो हम उसको यूज़ करेंगे, हमारा जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है कि जी जब हम एक एसेट को यूज़ करते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन होती है। तो डेप्रिसिएशन तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं एवरी ईयर। तो ये फिर इम्पेयरमेंट कहाँ से आ गई या इसका क्या मीनिंग है? तो इम्पेयरमेंट जो है वो डेप्रिसिएशन की तरह ही है, उसके साथ सेम है, लेकिन इसकी सिचुएशन कुछ डिफरेंट है कि जो हम रेगुलर बेसिस पे रूटीन में एवरी ईयर वैल्यू रिड्यूस करते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन, और वो रूटीन में चल रही होती है। इट कैन बी 10% ऑन कॉस्ट, इट कैन बी 10% ऑन नेट बुक वैल्यू एटसेट्रा। अब वो तो चल रहा होता है, बट अदर देन दैट रूटीन रिडक्शन, अगर एकदम से एक एसेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है तो उसको हमने इम्पेयरमेंट का नाम देना होता है। अब उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है कि मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से डाउन हो जाए, तो जाहिर है उस प्रोडक्ट को बनाने वाले जो मशीनरी है, जो प्लांट है, उसकी वैल्यू एकदम डाउन हो जाएगी क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड नहीं रही। ये इसी तरह से हम एक मशीन जो यूज़ कर रहे हैं, जिस मंथ में, जिस ईयर में उसका नया मॉडल मार्केट में लॉन्च होगा, तो वो जो प्रीवियस मॉडल्स होते हैं उस मशीनरी के या किसी भी गाड़ी के, उनकी वैल्यू एकदम से डाउन हो जाती है। तो वो जो सडन एक वैल्यू में रिडक्शन है उसको हम इम्पेयरमेंट का नाम देते हैं। उसके बाद हमने सीखना है कि ये जो इम्पेयरमेंट हुई है या जो वैल्यू में जो कमी हुई है, हाउ टू कैलकुलेट दैट इम्पेयरमेंट या हाउ टू एक्सट्रैक्ट दैट अमाउंट, यानी कितनी अमाउंट जो है वो वैल्यू रिड्यूस हुई। तो उसके लिए सेकंड बुलेट पॉइंट को देखें आप, इसमें बताया हुआ है कि इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कैसे होगी। उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है या सिंपल सा कंपैरिजन है। वो क्या कि हम लोग नेट बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे विद रिकवरेबल अमाउंट। अब नेट बुक वैल्यू वो है जो हम ऑलरेडी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। याद रखें, नेट बुक वैल्यू को कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, CARRY कैरी, उसके बाद ING लगा लें। कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू एक ही चीज़ का नाम है, और इसका हमें बहुत अच्छे से पता है कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दिस इज नेट बुक वैल्यू। बट रिकवरेबल अमाउंट इज न्यू फॉर अस कि जी रिकवरेबल अमाउंट क्या है। तो थर्ड बुलेट पॉइंट को देखें, रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी। इसके लिए हम दो वैल्यूज को, दो चीज़ों को देखेंगे। वन इज वैल्यू इन यूज एंड सेकंड इज मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू।
इट मीन्स कि जिस मशीन की आज हम इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस मशीन को क्या करेंगे कि हम उसकी ओपन मार्केट में वैल्यू देखेंगे। और उसका मेथड बिल्कुल सिंपल है कि आप दो तीन जो एजेंट्स हैं मशीनरी के, जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, उनको बुलाएं, उनसे एक अपना रेट दें, उनका सुने कि वो किस किस वैल्यू पे वो मशीन बाय कर लेंगे। तो आपको एक प्रॉपर्टी, एक मशीन की मार्केट वैल्यू पता चल जाती है। मार्केट वैल्यू को ही फेयर वैल्यू भी कहते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी चीज है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज, इसको सिंपल वर्ड्स में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम उस मशीन को सेल ना करें बल्कि खुद यूज करते रहें, तो जितनी भी उसकी रिमेनिंग लाइफ है, बाय यूजिंग दैट मशीन हम कितना बेनिफिट गैदर कर लेंगे अप टू द एंड ऑफ लाइफ। उसको स्क्रैप करने से पहले पहले हम उससे कितना बेनिफिट गेन कर सकते हैं या गैदर कर सकते हैं। दैट विल बी वैल्यू इन यूज। नाम से ही बात समझ आ रही है, वैल्यू इन यूज। अगर हम उसको खुद यूज करते रहें तो उससे हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोबारा से देखें, तो रिकवरेबल अमाउंट जो है, ये दो वैल्यूज में से जो हायर वन होगी वो रिकवरेबल अमाउंट होनी है। और वो दो वैल्यूज कौन सी हैं? वन इज वैल्यू इन यूज एंड सेकंड इज मार्केट वैल्यू। अब वैल्यू इन यूज जो है, इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग है। वर्किंग को हम समझेंगे इसलिए कि अगर तो सिनेरियो के अंदर वैल्यू इन यूज कैलकुलेटेड गिवन है, फिर तो बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर हमें उसका डाटा गिवन है और हमने वैल्यू इन यूज खुद कैलकुलेट करनी है, तो मुझे वो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो अगर तो गिवन है, फिर तो काम बहुत ही आसान हो गया कि जस्ट हम क्या करें, वैल्यू इन यूज हमें गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है, तो हमें बस इतनी समझ होनी चाहिए कि इन दोनों में से जो ग्रेटर अमाउंट है, जो बिगर वन अमाउंट है, दैट इज रिकवरेबल अमाउंट। और वो जो रिकवरेबल अमाउंट है उसको आप कंपेयर करेंगे विद नेट बुक वैल्यू। इफ नेट बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, मतलब नेट बुक वैल्यू हमारी बुक्स में ज्यादा थी लेकिन जो रिकवरेबल अमाउंट हमने कैलकुलेट की वो कम है, तो जो डिफरेंस होगा दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस या इम्पेयरमेंट एक्सपेंस भी इसको हम कह लेते हैं। और अगर नेट बुक वैल्यू कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा आ गई है बाय चांस, तो हम कहेंगे देयर इज नो इम्पेयरमेंट। हम उस एसेट को नेट बुक वैल्यू पे ही कंटिन्यू करेंगे अपनी बुक्स में। तो वैल्यू इन यूज को थोड़ा समझें कि वैल्यू इन यूज बेसिकली कैलकुलेट कैसे होनी है। आप लोगों ने अभी तक कैश फ्लोज को सीखा हुआ है कि जो फ्यूचर में कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज आते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस मशीन से रेलेवेंट जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं उनको मेजर करेंगे फॉर एनी ईयर। सपोज वो आने वाले 5 साल उस मशीन ने हमारे पास रहना है, वी आर एक्सपेक्टिंग द रिमेनिंग लाइफ। तो उसके क्या करेंगे हम, प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज दोनों का डिफरेंस लेके नेट कैश फ्लोज निकाल लेंगे फ्यूचर के। अब जो फ्यूचर कैश फ्लोज निकलेंगे उनको हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। मतलब जो आने वाले 5 साल में बेनिफिट आना है उसको हम आज सम अप करके एक वैल्यू पे पहुंचेंगे, दैट विल बी वैल्यू इन यूज। और उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अब ये प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले टॉपिक में, दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ेंगे और अकाउंट्स के अंदर भी। तो बेसिकली
इसको सिंपल वर्ड्स में आप यूं कह लें कि जितना भी आने वाले 5 साल में हमें बेनिफिट आना है उसको कंबाइन करके हम एक वैल्यू पे पहुंचे, दैट विल बी वैल्यू इन यूज। आगे कुछ बताया भी हुआ है कि वैल्यू इन यूज इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फ्यूचर कैश फ्लोज विद अ डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट रेट भी इसको कहते हैं, डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं। और ये जो डिस्काउंट फैक्टर है दैट इज नॉर्मली गिवन इन द सिनेरियो। डिस्काउंट फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए हमें सरखपाई नहीं करनी पड़ेगी। डिस्काउंट फैक्टर विल बी गिवन। तो हम क्या करेंगे, सपोज 5 ईयर्स के हमें कैश फ्लोज पता है और हर साल का एक डिस्काउंट फैक्टर गिवन होगा। डिस्काउंट फैक्टर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी द प्रेजेंट वैल्यू। तो 5 वैल्यूज जो हमारी आएंगी उनको टोटल कर लेंगे तो दैट विल बी वैल्यू इन यूज फॉर द रिमेनिंग 5 years लाइफ फॉर दैट मशीन। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन जब हम करेंगे कोई भी इलस्ट्रेशन तो बड़े आराम से आपको समझ आएगी, डोंट वरी। तो इतनी बात समझ लें कि वैल्यू इन यूज का मतलब ये है कि अगर हम उस मशीन को खुद चलाएं, खुद इस्तेमाल करें, तो उसकी रिमेनिंग लाइफ में हम कितना बेनिफिट गैदर कर सकते हैं, दैट इज वैल्यू इन यूज। सेकेंड ऑप्शन क्या होती है कि आप आज ही उस मशीन को मार्केट में सेल कर दें, वो है जी उसकी मार्केट वैल्यू। इन दोनों में से जो बिगर अमाउंट होगी दैट इज रिकवरेबल अमाउंट, एंड दिस रिकवरेबल अमाउंट इज कंपेयर्ड विद नेट बुक वैल्यू। इफ नेट बुक वैल्यू इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट, मीन्स कि जो रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट हमने कैलकुलेट की है, दैट इज लेस देन नेट बुक वैल्यू। इट मीन्स कि जो डिफरेंस है नेट बुक वैल्यू एंड रिकवरेबल अमाउंट का, द डिफरेंस इज इम्पेयरमेंट लॉस। और ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। इम्पेयरमेंट लॉस is treated as an expense in the income statement just like depreciation। और साथ ही साथ हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी अपने नॉन करंट एसेट को, नॉन करंट एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करवा देना होता है विद दिस इम्पेयरमेंट अमाउंट। इसके बाद यहां एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेशन। इफ यू सी हियर इज एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है जी $50,000 एंड आफ्टर यूजिंग दैट मशीन फॉर 3 years उसकी नेट बुक वैल्यू है 35,000। मीन्स एट द फर्स्ट डे ऑफ 4th year उसकी नेट बुक वैल्यू हमें नजर आ रही है 35,000। तो एट स्टार्ट ऑफ द 4th year वैल्यू इन यूज है 25,000। 4th year के पहले दिन हमने उसकी वैल्यू इन यूज मैयर की, दैट इज 25,000। ऑन द सेम डेट हमने उसकी मार्केट वैल्यू देखी, दैट इज 30,000। तो देखें वैल्यू इन यूज एंड मार्केट वैल्यू दोनों में से जो बिगर अमाउंट है दैट इज 30,000, दिस इज रिकवरेबल अमाउंट। तो इम्पेयरमेंट लॉस क्या होगा, नेट बुक वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो नेट बुक वैल्यू है 35,000, उसमें से 30,000 जो रिकवरेबल अमाउंट हमने फाइनल की है उसको माइनस करें तो 5,000 इज इम्पेयरमेंट लॉस। और ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है 5,000 का, दिस इज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। तो ये बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन थी एंड यू विल सी कि किसी भी सिनेरियो के अंदर भी हमें ऐसे ही वैल्यूज गिवन होंगी। मुझे जो बात याद रखनी है वो क्या है कि एक तो इम्पेयरमेंट लॉस या इम्पेयरमेंट एक्सपेंस एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू IAS 36। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक नॉन करंट एसेट की वैल्यू इस तरह से सडनली रिड्यूस होती है तो इसको मैंने वर्कआउट करना है, पहली बात। उससे अगली बात कि इसको अगर मैंने वर्कआउट करना है तो कैसे वर्कआउट करना है, दैट इज नेट बुक वैल्यू एंड रिकवरेबल अमाउंट दोनों का कंपैरिजन हमने करना है। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, दैट इज हायर अमाउंट बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड मार्केट वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट इज इम्पेयरमेंट लॉस। और ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है दिस इज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट।
सो दिस वाज IAS 36। इसके बाद हम IAS 37 पे आ जाते हैं, क्योंकि IAS 36 जो है वो हमारे सिलेबस में यही इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन थी। IAS 37 थोड़ा सा लेंथी है, हम आज IAS 38 करते हैं, इसको हम जल्दी कर सकेंगे। IAS 38, 37 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा। तो IAS 38 क्या है? दिस इज इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, so those non-current assets which we cannot see or touch physically, for example goodwill, trademark, patent, etc. गुडविल जो बिजनेस की गुड रेपुटेशन होती है मार्केट में, उसकी वजह से एक वर्थ बन जाती है, दैट इज गुडविल। ट्रेडमार्क क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्पेसिफिक जो नाम है या कोई स्पेसिफिक सिंबल है, कोई लोगो है जो प्रोडक्ट के ऊपर वो प्रिंट करते हैं। अब ये भी एक नॉन करंट एसेट होता है, कोई भी अदर कंपनी हमारे ट्रेडमार्क को कॉपी नहीं कर सकती। इसी तरह से पेटेंट होता है। पेटेंट क्या होता है? किसी भी फूड कंपनी की जो स्पेसिफिक रेसिपी है, कोई भी दूसरा ब्रांड उसको कॉपी नहीं कर सकता। किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो मेडिसिन बनाने का फार्मूला है वो उसका पेटेंट होता है, कोई दूसरी कंपनी उसको कॉपी नहीं कर सकती। तो ये इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं किसी भी फर्म के। हमारे सिलेबस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वन इज रिसर्च कॉस्ट एंड सेकंड इज डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर रहा होता है। अब इस डिपार्टमेंट में एक तो रिसर्च है, एक डेवलपमेंट है। तो हम पहले समझेंगे कि रिसर्च बेसिकली है क्या, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, फिर हम समझेंगे कि डेवलपमेंट बेसिकली क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो रिसर्च कॉस्ट क्या है कि कंपनी जो पैसा लगाती है, एनी आउटफ्लो और स्पेंडिंग बाय अ कंपनी टू फाइंड न्यू नॉलेज और न्यू टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड रिसर्च कॉस्ट। कि कंपनी जो पैसा खर्च करती है कि वो न्यू नॉलेज, न्यू टेक्निक्स डिस्कवर करे, जिससे वो अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करे, अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करे। सो दिस इज रिसर्च कॉस्ट। तो ये जो रिसर्च कॉस्ट है इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि दिस इज ऑलवेज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डिस्कशन। इसको हमने एक्सपेंस कंसीडर करना होता है, एक्सपेंस ट्रीट करना होता है इन द इनकम स्टेटमेंट। रिसर्च के बाद फेज आता है डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन है, उसको हमने समझना है। तो डेवलपमेंट पहले तो समझें कि है क्या, उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लें। दिस इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स टू इंप्रूव आवर प्रोडक्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड डेवलपमेंट कॉस्ट। कि जो चीज हमें रिसर्च में समझ आई उसको अब हम अप्लाई करके अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव करने लगे हैं या प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव करने लगे हैं। एंड बिफोर कमर्शियल लॉन्च, यानी कि मार्केट में लॉन्च करने से पहले पहले जो खर्चा आना है, दैट इज बेसिकली डेवलपमेंट। और उस फेज में क्या हो रहा होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि प्रोटोटाइप्स आर मेड एंड एक्सपर्ट्स टेस्ट आर डन इन दिस फेज बिफोर कमर्शियल लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोटोटाइप क्या होता है कि सपोज आप किसी भी गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनीज हैं, टोयोटा, होंडा, इनको आप सपोज कर लें कि होंडा का जो इस वक्त लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, तो जिस दिन वो मॉडल लॉन्च हुआ तो नेक्स्ट मॉडल जो उन्होंने 4-5 साल के बाद लॉन्च करना होता है, अगले ही दिन उस पर नेक्स्ट मॉडल पे काम शुरू हो जाता है। तो वो जो काम शुरू हो जाता है बिफोर नेक्स्ट मॉडल लॉन्च करने से पहले पहले, और कंपनी के इन हाउस जो काम होता रहता है वो बेसिकली डेवलपमेंट होती है। तो उसमें नए मॉडल की गाड़ी तैयार की जाती है प्रॉपर, उसको टेस्ट किया जाता है, डिफरेंट एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं जो उस नए मॉडल की गाड़ी के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी लाइफ, उसकी एफिशिएंसी एटसेट्रा, उसके ऊपर कंपनी जो है वो काम करती रहती है। अब ये जो डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी का खर्चा आता है, पैसा लगता है, इसके ऊपर डिस्कशन है कि भाई इस डेवलपमेंट को हमने
एक्सपेंस कंसीडर करना है या इसको एक इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट बनाना है। तो हम इस डेवलपमेंट को इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट कंसीडर कर सकते हैं अगर ये क्राइटेरिया मीट हो रहा हो। इस क्राइटेरिया का मीट करना बहुत जरूरी है। तो वो क्या है कि नंबर 1, मैनेजमेंट की जो कमिटमेंट है वो बहुत जरूरी है फॉर दिस डेवलपमेंट, क्योंकि विदाउट कमिटमेंट कोई भी नया प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मैनेजमेंट शुड बी कमिटेड फॉर दिस डेवलपमेंट, नंबर 1। देन है ऑल फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज आर अवेलेबल। ये कंपनी को उस फर्दर न्यू डेवलपमेंट के लिए जितना भी पैसा चाहिए, जो भी टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए, दे आर अवेलेबल विद द कंपनी। अगर कंपनी के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है, तो किस चीज की डेवलपमेंट, उसको छोड़ दिया जाएगा। थर्ड है टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट इज फिजिबल और आइडेंटिफाइबल। एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान से समझें। पहली बात कि जिस पॉइंट के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है वो फिजिबल हो। फिजिबल मतलब आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ के बैठ जाते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, जो मार्केट में पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है, तो उस डेवलपमेंट को भी स्टैंडर्ड कंसीडर नहीं करता, कहता जी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। फिर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ आइडेंटिफाइबल, कि हमें पता हो कि किस पॉइंट के ऊपर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए कि विद द कंप्लीशन ऑफ दिस डेवलपमेंट क्या चीज बेसिकली इंप्रूव होगी, दैट इज आइडेंटिफाइबल। नेक्स्ट है जी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज मेजरेबल। अगर हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं जिसकी कॉस्ट का कोई अंदाजा ही नहीं है कि जी कितना पैसा लगा के हम ये डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेंगे, तो स्टैंडर्ड ऐसी डेवलपमेंट को भी सपोर्ट नहीं करता। जरूरी होता है कि हमें पता हो कि जी हमने 1 मिलियन लगाना है, 5 मिलियन लगाना है, कितने पैसे लगा के हम ये डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है जी प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल। दिस इज वेरी नेसेसरी कि कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, जिस पॉइंट के ऊपर डेवलपमेंट कर रही है, दैट मस्ट बी प्रॉफिटेबल। क्योंकि कंपनी ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट पे क्यों काम करेगी जिसमें लॉस आने के चांसेस हों, तो इट मस्ट बी प्रॉफिटेबल, फिर आप उसको कंसीडर करेंगे। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट नोज हाउ टू गेट बेनिफिट इफ प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल। मतलब कंपनी मैनेजमेंट को वेरी क्लियर कट पता होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या है, उसको हमने कहाँ पे सेल करना है, उसकी मार्केट कहाँ पे है, कैसे कंपनी को हमने वो बेनिफिट लेके देना है। दे मस्ट बी वेरी क्लियर। अगर उनको ये पता ही नहीं है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसको बेचना कहाँ पे है, कितने की हम बेचेंगे, तो इस डेवलपमेंट को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब ये जो हमने पॉइंट्स देखे हैं, इन सब का मीट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई एक भी पॉइंट मिस हो गया तो हम क्या करेंगे, जितनी भी डेवलपमेंट कॉस्ट लगी वो सारी की सारी हम एक्सपेंस में ले जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस उसको ट्रीट किया जाएगा। तो इन सब का मीट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई एक पॉइंट भी मिसिंग होगा तो सब की सब डेवलपमेंट को हम एक्सपेंसेस में ले जाएंगे इन द इनकम स्टेटमेंट। तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है, अमॉर्टाइजेशन, कि कोई भी जो हमारा इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट होता है उसकी वैल्यू भी रिड्यूस होती है, और इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट की जो वैल्यू में रिडक्शन है उसको अमॉर्टाइजेशन का नाम दिया जाता है। अमॉर्टाइजेशन, दिस इज ऑल्टरनेटिव टू बेसिकली डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है दिस इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट, और अमॉर्टाइजेशन क्या है कि जो इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में कमी, और इसकी ट्रीटमेंट भी एज एन एक्सपेंस है इन द इनकम स्टेटमेंट जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। सो दिस वाज IAS 38। इसके बाद हम IAS 37 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। IAS 37 के साथ साथ हम लोग ऑडिटिंग को समझेंगे कि व्हाट इज बेसिकली ऑडिटिंग,
देन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज।